बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हार्ट का पोर्शन ख़त्म करने के बाद कल हमने स्टार्ट किया था अपना वास्कुलर सिस्टम। और वास्कुलर सिस्टम में कल जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी चैप्टर नंबर 14 की, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो थी ओहम्स लॉ, पोज़ेल्स लॉ, और कि हर जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास क्या है कि एओर्टा वो आगे फर्दर डिवाइड होगा लार्ज आर्टरीज में, उससे स्मॉल आर्टरीज, फिर आर्ट्रियोल्स, फिर हमारे पास बनते हैं कैपिलरीज, और उसके बाद वेन्यूल्स, वेन्स, और फिर ये कैसे दोबारा लार्ज वेन्स बन के दोबारा हार्ट में हमारा ब्लड जो है वो पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें थी कल के चैप्टर नंबर 14 की, जो कि आपने वास्कुलर सिस्टम में एक बात याद रखनी है, इसके चैप्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो रट्टे वाली हैं। और जो कॉन्सेप्ट है वो अगर पूरा पेज अगर 10 सफ़ों का है तो कॉन्सेप्ट 2 से 3 सफ़ों का ही होगा। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस सेशन में आपको कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए और जो चीज़ें रट्टे वाली होंगी वो आप खुद बुक से पढ़ लें। कल वाले चैप्टर में जस्ट हमारा रेजिस्टेंस वाला थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। आज चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें बताता है कि वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी क्या है, कंप्लायंस क्या है, और हम देखेंगे कि मुख्तलिफ हमारे जो आर्टरीज और वेन्स हैं जब उनमें पल्स आती है तो प्रेशर का क्या डिफरेंस आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज के चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी के साथ। तो वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी ये है कि आपका जो वेसल है उसमें कितनी लचक है कि वो अपने अंदर कितना ब्लड या फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट कर सकती है, और उसमें पहले कितना था और अब मजीद नया ब्लड आने की वजह से उसमें जो प्रेशर का राइज है वो कितना होगा। द एबिलिटी ऑफ अ ब्लड वेसल टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट पैसिवली विच चेंजेस इन प्रेशर, ये हमारे पास जो है वेन्स में हम ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है बनिस्बत आर्टरीज के, और हम देखेंगे इसको अभी। अच्छा, जो हमारी जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो सारी ही सारी जो हैं डिस्टेंसिबिलिटी की कैपेसिटी रखती हैं। जो arteries हैं, the distensible nature of the arteries allow them to accommodate the pulsate output of the heart and to average out the pressure pulsations। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो हमारे पास आर्टरीज है ना, आपने देखा होगा कि आप जब पल्स भी फील करते हैं अपने अंगूठे वाली साइड पर, हाथ पर, तो आपको एक धक धक एक पल्स जो है वो फील होती है। वो फील कैसे आती है कि आपकी जो आर्टरी है जब उसमें यकदम से ब्लड आता है तो आपकी आर्टरी थोड़ी सी खुलती है, और आप और जैसे ही वो ब्लड क्रॉस कर जाता है वहां से दोबारा आपकी आर्टरी वापस अपने नॉर्मल डायमीटर को अचीव करती है। अब यही जो आर्टरी बार बार खुली और फिर नॉर्मल डायमीटर अचीव किया, ये किस वजह से था? क्योंकि आर्टरी में डिस्टेंसिबिलिटी थी, और इसी को आप फील करके आप कहते हैं कि हमने पल्स को फील किया है। जो हमारी सबसे ज्यादा डिस्टेंसिबिलिटी है ना वो वेन्स के अंदर होती है। उसकी वजह क्या है? जो हमारी आर्टरीज है ना बच्चों, उसकी वॉल्स जो हैं काफी थिक होती हैं। एक चीज काफी थिक है तो उसमें लचक पैदा करना मुश्किल होता है बनिस्बत उस चीज के जो पहले ही इलास्टिक है। तो हमारी जो वेन्स हैं अल्लाह ताला ने उसको इलास्टिक नेचर में रखा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा जो है हमारे पास अ, होती हैं डिस्टेंसिबल एज कंपेयर टू आर्टरीज। अगर हम डिस्टेंसिबिलिटी का फॉर्मूला देखें तो ये क्या है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डिवाइड हम इसको किससे करते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्रेशर, इंक्रीज इन द प्रेशर, के हमारे पास प्रेशर जो है वो कितना बढ़ गया। और साथ ही साथ इसको एक और फैक्टर से भी डिवाइड करते हैं, वो होता है ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि जो वेसल है उसमें पहले से कितना वॉल्यूम था। डिस्टेंसिबिलिटी में हम ये भी देखते हैं कि उस चीज में 2 लीटर समझे पहले से ही है, अब मजीद 1 लीटर आने से वो कितनी खुल जाएगी, ये बात हमें बताती है हमारी डिस्टेंसिबिलिटी। डिस्टेंसिबिलिटी का फॉर्मूला आपने याद रखना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर एंड चेंज ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारे आर्टरीज और वेन्स में डिस्टेंसिबिलिटी का कितना फर्क है, तो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में नजर आ जाएगा कि अगर सेम प्रेशर पे हम बात करें
तो हमारी जो वेन्स हैं वो 8 टाइम्स एज मच इंक्रीज इन ब्लड इन अ वेन एज इन अ आर्टरी ऑफ कंपेरेबल साइज। अगर दोनों आर्टरीज और वेन जिनका साइज सेम है, और अगर मैं कहूँ कि 1 मिलीमीटर का राइज आने से कितना वॉल्यूम वो अपने अंदर अकोमोडेट कर सकती है, तो अगर आर्टरी में 1 ml ब्लड आने से 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर बढ़ेगा, तो वेन में 8 ml ब्लड आएगा, तब जाके 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इसको आप यहाँ से इस डायग्राम से मजीद अच्छे से देख सकते हैं कि समझिए आपके पास ये दो तरह के बलून हैं, एक में जो है आपके पास डिस्टेंसिबिलिटी बहुत कम है और एक में काफ़ी ज़्यादा है। तो 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से अगर हम 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर जाएं तो ये कितना स्टोर कर लेंगे? जो आर्टरी है उसमें 100 ml आएगा, लेकिन क्योंकि वेन जो है हमारे पास 8 टाइम्स मोर डिस्टेंसिबल होती है, तो वेन में कितना आ जाएगा? 800 ml। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, अब हम जो है इस डिस्टेंसिबिलिटी के साथ-साथ एक और चीज़ भी डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गिवन पोर्शन ऑफ द सर्कुलेशन फॉर ईच मिलीमीटर मर्करी राइज इन द प्रेशर। अब आपको लगेगा ये तो डिस्टेंसिबिलिटी जैसी बात ही हमने दोबारा कर दी। नहीं, डिस्टेंसिबिलिटी में हमने ये कहा था कि उस वेसल में पहले से ही कुछ ब्लड मौजूद है और हमने ये देखना है कि जो नया ब्लड आ रहा है उसके आने की वजह से उसमें कितना मजीद चेंज आ सकता है। जबकि कंप्लायंस में हम ये कहते हैं कि उस वेसल में टोटल ब्लड कितना है। अब मैं अगर मिसाल दूं आपको कि हमारे पास एक वेन है, लार्ज वेन, जिसमें पहले से ही 3 लीटर का ब्लड जो है वो मौजूद था। अब उसमें मज़ीद हमारे पास ब्लड आ गया है और वो ब्लड हो गया है समझें 6 लीटर। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंसिबिलिटी कैलकुलेट करूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि ये डबल हो गया है। इसमें जो ब्लड है उसकी डिस्टेंसिबिलिटी जो है वो ट्वाइस है। मतलब जितनी इसमें लचक नॉर्मली थी, अब ये उससे डबल को अचीव कर सकती है। लेकिन जब मैं कंप्लायंस की बात करूँगा, तो मैं कहूँगा कि इसमें जो टोटल वैल्यू आ सकती है ब्लड की, वो 6 लीटर ब्लड जो है वो आ सकता है। तो कंप्लायंस और डिस्टेंसिबिलिटी ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं और कंप्लायंस का फ़ॉर्मूला हम यहाँ देख लेते हैं, वो क्या होता है? इंक्रीज़ इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। अब यहाँ देखें, जो हमने डिस्टेंसिबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमने इसको मल्टीप्लाई किया था ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ। लेकिन अगर हम ओरिजिनल वॉल्यूम का फैक्टर हटा दें और टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दें टोटल प्रेशर के राइज के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी कंप्लायंस। अच्छा, कंप्लायंस जो है इसका एक और फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि अगर आप डिस्टेंसिबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें वेसल के वॉल्यूम के साथ, जो उसमें वॉल्यूम था पहले से ही उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास कंप्लायंस आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या बात की थी कि जो वेन है उसकी डिस्टेंसिबिलिटी जो है वो 8 गुना ज्यादा है आर्टरी की निस्बत। लेकिन अगर हम कंप्लायंस की बात करें तो कंप्लायंस जो होती है एक वेन की, वो 24 गुना ज्यादा होती है एक आर्टरी से। अब उसकी क्या वजह है? एक तो ये कि 8 गुना तो उसमें कैपेसिटी ज्यादा है लचक दिखाने की। दूसरी बात यह है कि जो उसका जो डायामीटर होता है ना, वो भी 3 गुना ज्यादा होता है। यानी कि वो 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम अपने अंदर नॉर्मली अचीव कर सकती है। यानी कि बगैर लचक लाए भी उसमें 3 गुना वॉल्यूम जो है वो ज्यादा आएगा आर्टरी से। तो जब वो लचक उसमें मजीद हम पैदा करेंगे, वो 8 गुना मजीद खुल जाएगी। तो 8 × 3 हमारे पास 24 आ जाएगा। हमारे पास कंप्लायंस जो है वो डिस्टेंसिबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसकी वजह यही होती है कि कंप्लायंस हमें ये आइडिया देता है कि इस वेन में हम टोटल कितना ब्लड जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो आगे हम मजीद इसका डिफरेंस भी देखते हैं वेस्कुलर कंप्लायंस का। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं डिस्टेंसिबिलिटी और कंप्लायंस में फ़र्क क्या होता है। डिस्टेंसिबिलिटी जो है वो रिलेट करती है हमारे इलास्टिक प्रॉपर्टी से। अ, ये जिनका माइक ओपन है काइंडली अपना माइक क्लोज कर लें। आर्टीरियल वॉल के साथ डिपेंड करती है,
जबकि कंप्लायंस ये रिफ्लेक्ट करती है कि बफरिंग फंक्शन ऑफ द आर्टरी, यानी कि टोटल इसके अंदर कितना अक्यूमुलेट हो सकता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट कैन बी स्टोर्ड। अच्छा, डिस्टेंसिबिलिटी हमें आइडिया देती है कि इस वेसल पे स्ट्रेस का कितना अफेक्ट हो सकता है। अगर किसी की डिस्टेंसिबिलिटी डिक्रीज हो तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि इसमें लचक कम है। जब चीज में लचक कम होगी और पीछे से प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल का डैमेज जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। जबकि दूसरी तरफ कंप्लायंस हमें क्या बताती है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ द ब्लड जो है वो कितना आ सकता है, और कितना प्रेशर का चेंज जो है उसमें आएगा। ये दोबारा से आप फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का। डिस्टेंसिबिलिटी में हम जो एक्स्ट्रा फैक्टर यूज करते हैं वो है ओरिजिनल वॉल्यूम का, कि हम उसको ओरिजिनल वॉल्यूम से भी डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यूं समझें जो उसमें पहले से वॉल्यूम था उसको हमने एक तरह का माइनस कर दिया और अब देखा कि अब उसमें खिंचाव कितना आया। लेकिन कंप्लायंस में हम ऐसा नहीं करते। कंप्लायंस में हम ओरिजिनल वॉल्यूम भी ऐड करते हैं और जो हमारे पास टोटल इंक्रीज आया है वो भी ऐड उसी टाइम हो जाता है। अगर इसी से ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा था, इसी को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा। ओरिजिनल वॉल्यूम जब जाएगा दूसरी तरफ, यानी कि हमारे इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर, तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला आएगा वो होगा कि कंप्लायंस इज इक्वल टू डिस्टेंसिबिलिटी मल्टीप्लाई द वॉल्यूम। और यही बात हमने जो है पहले भी की है कि 24 टाइम्स जो है हमारी जो वेन है वो ज्यादा कंप्लायंट है। ओके, अब हम एक और डायग्राम से यहाँ पर देख भी लेते हैं। अच्छा, डिस्टेंसिबिलिटी और कंप्लायंस अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको जो है इसमें समझ आ जाए। कंप्लायंस में एकदम मैं फिर रिवाइज करता हूँ, आप देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम आपकी उस वेसल में, स्पेसिफिक वेसल में कितना आ सकता है। आप इसमें ये फैक्टर भी देखते हैं कि उसका पहले से डायामीटर कितना था, और ये भी देखते हैं कि उसमें मजीद लचक कितनी आ सकती है। जबकि डिस्टेंसिबिलिटी में आपसे ये देखते हैं कि उसमें लचक कितनी आ सकती है। आर्टरी की जो हमारे पास डिस्टेंसिबिलिटी है वो कम है क्योंकि उसमें थिक वॉल्स होती हैं और वो ज्यादा लचकदार नहीं होती। अच्छा, अब हम अगर इस ग्राफ को देखें तो आप ये देखें, अगर 500 ml ब्लड आया है हमारी आर्टरी में तो देखें इसमें कितना राइज आ गया है टेम्परेचर में। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो नॉर्मल वॉल्यूम पे ये 60 मिलीमीटर तक पहुंच गई है, और अगर हमारे पास सॉरी, नॉर्मल वॉल्यूम जो है हमारे पास यहाँ पे है 100 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी के पास। 500 ml पे ही ये जो है हमारे पास 100 मिलीमीटर का जो प्रेशर है वो अचीव कर लेती है। और अगर आप सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दे दें, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हमारे पास क्या करती है, हमारे आर्टरीज को मजीद जो है वो कंप्रेस कर देती है, यानी कि मजीद कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। जब एक चीज़ की कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है, अब उसमें कंप्लायंस का मतलब डिस्टेंसिबिलिटी और कम होगी। अब डिस्टेंसिबिलिटी मजीद कम हुई है तो क्या होगा, अब थोड़ा सा वॉल्यूम भी आएगा तो उसमें प्रेशर का बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो यही हमारे पास होता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में हमारा प्रेशर जो है वो 140 मिलीमीटर तक जाकर पहुंचता है। और अगर उसी तरफ हम देखें वेन्स की बात करें, लार्ज वेन्स की, तो यहाँ देखें हमारे पास 2500 ml यानी कि 2.5 लीटर भी आ गया, तब भी हमारा जो प्रेशर है वो समवेयर नियर अबाउट जो है हमारा 6 to 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के करीब पहुंचा है। इतना ज्यादा ये कंप्लायंस के फर्क की वजह से और डिस्टेंसिबिलिटी की वजह से देखें कितना फर्क आ रहा है कि उसमें 500 ml में ही हमने 100 मिलीमीटर का लेवल अचीव कर लिया, और इसमें 2.5 लीटर के बावजूद भी जो हमारा प्रेशर है वो बहुत ही कम राइज कर रहा है। यहाँ पे 3.5 लीटर पे जाते हैं तब जाके हमारा 40 मिलीमीटर मरकरी से भी कुछ कम लेवल जो है वो अचीव हुआ होता है। ओके, अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की बात करें तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में वो कहता है कि इंक्रीज द प्रेशर एट ईच वॉल्यूम ऑफ द आर्टरीज और वेन्स एंड इंक्रीज इन वेस्कुलर स्मूथ मसल टोन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है हमारा प्रेशर इंक्रीज कर देती है। वही मैंने आपको बात बताई कि जब उसका जो ल्यूमन है वो मजीद कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो प्रेशर जो है वो मजीद हमारे पास बढ़ जाएगा। और सिंपैथेटिक इनहिबिशन क्या करती है, जब आर्टरी डायलेट होगी तो उसका क्या होगा, प्रेशर जो है हमारे पास कम हो जाएगा।
और ये चीज़ें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमने जब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है उस वक्त हम ये देखते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हमें बढ़ाने की ज़रूरत है तो आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती हैं। अगर हमें विनस रिटर्न हमने बढ़ाना है तो हम जो है वेन को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। ये भी मैं आपको आगे इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में बताऊंगा कि कैसे आर्टरी का कॉन्स्ट्रिक्ट करना हमारे पास और अफेक्ट डालता है, जबकि वेन का कॉन्स्ट्रिक्ट करना हमारे पास और अफेक्ट डालता है। तो ये सारी बातें थी हमारे पास किसके रिलेटेड, कॉम्प्लायंस और हमारे डिस्टेंसिबिलिटी के रिलेटेड। अब एक ये ग्राफ है, इसको हम देख लेते हैं। गाइटन की जितनी भी डायग्राम्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप कोशिश किया करें कि उसको लाजमी लाजमी गो थ्रू किया करें। अब यहाँ पे हम एक पढ़ेंगे फैक्टर डिलेड कॉम्प्लायंस का। डिलेड कॉम्प्लायंस क्या होती है? आपके पास जैसे ही वेसल में ब्लड आता है तो ऐसा नहीं होता कि वो फौरन से खुल जाए और प्रेशर का इंक्रीज आए ही ना, बल्कि एक दफा क्या होता है कि प्रेशर रैपिडली इंक्रीज करता है। फिर आपकी वेसल समझ जाती है कि ये टाइम है कि मैं अपनी लचक दिखाऊं, थोड़ा सा खुल जाऊं, ताकि जो मेरा प्रेशर है वो नॉर्मली मेंटेन रह सके। अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास एक वेसल है जिसका हमारे पास नॉर्मल प्रेशर है 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब जैसे ही इसमें रैपिड वॉल्यूम आया तो ये कहाँ तक गया? 12 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक। लेकिन क्या हुआ कि वेसल को पता चल गया कि भाई मैंने तो यहाँ पर एडजस्टमेंट दिखानी है, रैपिड प्रेशर का इंक्रीज नहीं दिखाना। तो क्या होता है कि वेसल जब आहिस्ता आहिस्ता अपनी लचक शो करती है तो हमारे पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज करने लग जाता है। जब प्रेशर डिक्रीज करके हमारे पास तकरीबन आता है 9 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक। यहाँ पे समझे हम कह देते हैं हमारी अब वेसल जो है वो कंप्लाइंट, उसने कंप्लायंस शो कर दी है। उसने बहुत ज़्यादा चेंज अपने अंदर नहीं आने दिया। उसने यहाँ पे समझे 10 ml से तकरीबन 15 ml से उसने 40 ml तक का जो उसके पास आया है वॉल्यूम, उसमें उसने जस्ट कितना चेंज अपने अंदर लेके आई है, वो 5 मिलीमीटर मरकरी से अपने अंदर चेंज लेकर आई है 9 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक। यानी कि 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के चेंज में उसने ये सारा वॉल्यूम अपने अंदर एडजस्ट कर लिया। डिलेड कंप्लायंस क्या कहती है कि एक दफा आपके पास रैपिड इंक्रीज आएगा प्रेशर में, उसके बाद आपकी वेसल जो है वो कंप्लायंस आहिस्ता आहिस्ता शो करेगी, प्रेशर डिक्रीज कर देगा। और इसी के उलट भी हम चलते हैं कि रिलैक्सेशन भी ऐसी होती है, जब अचानक आपका वॉल्यूम वो निकल जाता है उस वेसल से तो एक दफा प्रेशर में रैपिड डिक्रीज आता है। ये देखें प्रेशर जो है तकरीबन 1 मिलीमीटर मरकरी के पास आ गया है, लेकिन क्योंकि वेसल ने अपने नॉर्मल प्रेशर को भी मेंटेन रखना है तो फिर से वो कंप्लाइंट होती है और अपने लचक को वापस अपनी नॉर्मल शेप में लेके आती है, जिसकी वजह से उसके प्रेशर में इंक्रीज आ जाता है। तो ये था फिनोमिना डिलेड कंप्लायंस का जो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम जो है चलते हैं आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशंस की तरफ। जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट हमने आज बात करनी है वो है आर्टीरियल पर प्रेशर पल्स की। अच्छा, हम एओर्टा में बात कर रहे हैं। जब हमने एओर्टा की कर्व भी हमने डिस्कस कर दी थी कार्डिक साइकिल में, तब हमने ये बात की थी कि वॉल्व कहाँ पे ओपन होता है? 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के लेवल तक। और हम कॉन्ट्रैक्शन कहाँ तक अचीव करते हैं? तकरीबन 120 मिलीमीटर तक। वहां पे हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देता है और हमारा प्रेशर दोबारा डिक्रीज हो रहा होता है। अब यहाँ पे ये आपने एक लेवल देखना है शार्प इंसिजरा का। ये क्या होता है, मैंने पहले भी डिस्कस की थी बात कि जैसे ही आपका जो वेंट्रिकल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर खत्म होती है तो थोड़ा सा जो है आपका ये मिस पुनीता यादव, आपका जो मार्कर है वो चल रहा है, आप इसको काइंडली क्लोज करें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि 80 मिलीमीटर मरकरी पर हमारा यहाँ पर वॉल्व खुला, 120 तक गया और जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुई और बैक फ्लो शुरू होने ही लगा, थोड़ा सा बैक फ्लो हुआ ही था कि एओर्टिक वॉल्व को पता चला कि मैंने अब क्लोज होना है। जब वो रैपिडली क्लोज होता है तो हमारे पास ये थोड़ा सा
किंक देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई बैक फ्लो होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, थोड़ा सा जो है जोर से हमारे पास जो हमारा वॉल्व है वो क्लोज हुआ, जिसकी वजह से हल्का सा राइज आया। ये आता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, उसकी वजह से। और फिर ये हमारे नॉर्मली वापस -80 तक आया। ये सारी वो कर्व थी जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पर डिस्कस क्या करना है, हम देखेंगे कि डिफरेंट जो कंडीशंस हैं उसमें हमारे पास जो प्रेशर पल्सेस हैं वो किस तरह की आती हैं। एबनॉर्मल पल्सेस को हमने देखना है, और साथ ही साथ हम यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर ये होता है कि आपका सिस्टोलिक जो प्रेशर था उसमें से आप माइनस कर दें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, तो जो डिफरेंस आपके पास आता है उसको आप कहते हैं पल्स प्रेशर। यानी कि हमारे पास क्या था, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमारे पास नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है, और जो डायस्टोलिक हमारे पास प्रेशर होता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो पल्स प्रेशर क्या हुआ हमारे पास, 120 माइनस 80, जो कि हुआ 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये हो गया हमारा पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर क्या होता है, ये इंक्रीज कर जाता है ओल्ड एज में। क्यों? क्योंकि आर्टीरियल स्टिफनिंग हो जाती है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि समझें आपके पास कोलेस्ट्रॉल वगैरह एक्यूमुलेट हो गया है। आपकी जो है वेसल वो कंप्लाइंट नहीं रही अब इतनी। जब उसमें कंप्लाइंस नहीं हो रही तो जब उसमें ब्लड आएगा तो उसमें प्रेशर का रैपिड चेंज देखने को हमें मिलेगा। जैसे कि आप इस लेवल इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये अगर हमारे पास नॉर्मल डायग्राम हो कि हमारा यहाँ तक 120 तक समझे राइज आना था, तो जब आरटीएल स्टिफनेस हुई है तो हम 120 से भी बढ़कर समझे 140 तक हम जा चुके हैं। अब 140 हमारे पास आ गया सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक अगर हम कंसीडर करें हमारा नॉर्मल ही है 80, तो 140 माइनस 80 हमारे पास हो जाएगा 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यानी कि जो हमारा पल्स प्रेशर है वो अब इंक्रीज हो गया है। वो कितना हो गया है, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पल्स प्रेशर हमारे पास एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर आर्टीरियल कॉम्प्लायंस। आप यहाँ से देख रहे हैं कि जब आर्टीरियल कॉम्प्लायंस बढ़ेगी तो आपका पल्स प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और वाइस वर्सा, यानी कि आर्टीरियल कॉम्प्लायंस ड्यू टू स्टिफनिंग वो कम हो गई और आपका पल्स प्रेशर जो है वो बढ़ गया। पल्स प्रेशर में दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पल्स प्रेशर ये होता है कि आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कितना फर्क है। ओके, अब हम जो है डिफरेंट डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास लेट मी सी वेयर इज दैट डायग्राम। ओके, शायद वो डायग्राम जो है मेरे से मिस हो गई है। हम इसको जस्ट स्लाइड से देखते जाते हैं। एओर्टिक स्टीनोसिस में हमारे पास क्या होता है, एओर्टिक वॉल्व की हो गई है स्टीनोसिस। डायामीटर जो है अब हमारे पास जो है वो रिड्यूस हो गया। डायमीटर रिड्यूस होने की वजह से एओर्टिक पल्स प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह ये होगी कि हमारे पास जो हमने 120 का लेवल अचीव करना था वो हम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन से नहीं अचीव कर पाएंगे, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से। क्यों? हमारा जो वॉल्व है वही सही से नहीं खुल पा रहा। तो हमने यही बात की थी पहले भी, क्या वॉल्व खोलने में ज्यादा प्रेशर लग रहा है, हमारे पास जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का जो डिफरेंस है वो गिर जाएगा। क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान ही हमारे जो वेंट्रिकल है उसने अपने अंदर प्रेशर बिल्ड करना होता है। अब एओर्टा में हम जो एओर्टिक वेसल में उतना हम प्रेशर पहुंचा ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? क्योंकि हमारा वॉल्व देर से खुला है। वॉल्व देर से खुला है तो प्रॉपर हम जो है वॉल्यूम नहीं पहुंचा सके अपने एओर्टा में। जब प्रॉपर उसमें ब्लड वॉल्यूम गया ही नहीं तो उसने प्रॉपर लेवल जो है प्रेशर का वो अचीव ही नहीं किया। तो इसका मतलब है हमारा जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जो डिफरेंस था वो अब हमारे पास कम हो गया, जिसकी वजह से पल्स प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। अच्छा, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस की अगर मैं बात करूं तो शायद मुझे लगता है आपने एम्ब्रियो में जो है ये पढ़ लिया होगा। इसका ग्राफ जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कुछ यूं होता है कि अगर यहाँ पे मेरे पास आया है 120 से भी ज्यादा का मैंने लेवल अचीव किया, समझे 140 तक मैं गया, तो मेरे पास यहाँ पे एक किंक आएगा। और फिर जो मेरा ब्लड प्रेशर है, जो डायस्टोलिक है, वो 80 से भी नीचे गिर जाएगा। समझे ये लेवल था हमारे पास। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। समझे ये लेवल था हमारे पास -80 का, सॉरी +80 का, जहाँ पे हमारा एओर्टा ओपन होता। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से भी नीचे गिर जाता है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस असल में होता क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस ये होता है कि एक एबनॉर्मल ओपनिंग जो है, जो नॉर्मली तो होती है आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, लेकिन जैसे ही बच्चा जो है वो थ्रू लेबर और जब इस दुनिया में आता है, तो वो जो एक स्पेशल होल बना होता है वो क्लोज हो जाता है। और आपका जो पल्मोनरी सिस्टम होता है आपके एओर्टिक सिस्टम से, वो दोनों डिफरेंशिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये क्लोज ना हो ये ओपनिंग, तो क्या होता है, आपके पल्मोनरी वेसल और आपके एओर्टा में एक सुराख बाकी रहता है, जिससे ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आपका हार्ट, वो तो पंप करके ले जाता है ब्लड को एओर्टा में, लेकिन एओर्टा में क्योंकि अभी आपके पास एक सुराख है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो आपकी पल्मोनरी सिस्टम में जा सकता है। तो उससे क्या होता है, पल्मोनरी वेसल में जब ब्लड चला जाता है तो आपका एओर्टा का जो प्रेशर है वो रैपिडली डिक्रीज करता है, यानी कि वो 80 से भी नीचे आ जाता है। तो अगर आप गाइटन में इसकी ग्राफ देखें, तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की आपको इस तरह की कोई ग्राफ मिलेगी, जिसमें आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से भी नीचे गिर जाता है, तकरीबन 40 तक आ जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो एओर्टा में ब्लड आना होता है वो बैक फ्लो कर जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को तो वो रोक लेगा ना एओर्टिक वॉल्व की वजह से, लेकिन जो एक होल बना हुआ है जिससे वो पल्मोनरी वेसल में जा सकता है, उसको हम कैसे रोकेंगे? अगर नहीं रोक सकते, बैक फ्लो होगा ही होगा। जब बैक फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब समझें, आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 40 के करीब, कितना कम हो गया देखें, 80 से 40 पे आ गया। और सिस्टोलिक आपका जो है 120 से बढ़ के 130, या समझें इसको हम 140 कह देते हैं, तो हमारे पास पल्स प्रेशर कितना आया? पल्स प्रेशर हमारे पास 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का आ गया। ओके, इसी तरह हम एक और जो है वो डिस्कस करेंगे, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है आपके पास, जैसे कि हमने पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में बात की कि हमारे पास जो बैक फ्लो है वो हो जाता है, लेकिन बैक फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ नहीं होता, बल्कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी की तरफ होता है, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। लेकिन जो हमारे पास है एओर्टिक रिगर्जिटेशन, इसमें हमारे पास क्या होता है बच्चों, जो हमारा एओर्टिक वॉल्व था वही किसी काम का नहीं रहता। एओर्टिक वॉल्व या तो एब्सेंट होता है या फिर वो क्लोज ही नहीं हो पाता। तो जब वो क्लोज ही नहीं हो पाएगा तो आप जितना मर्जी हाई सिस्टोलिक अचीव कर लें, आपका सारा जो ब्लड है वो काफी हद तक वापस आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जिसकी वजह से आपका डायस्टोल जो है वो बहुत कम हो जाएगा। डायस्टोल के कम होने की वजह से आप ये देखेंगे कि आपका पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज किया? यहाँ पे आपने नॉर्मल 120 का लेवल, या समझे 130 अगर किसी बंदे में हो रहा है, वो तो अचीव कर लिया, लेकिन वापस जो डायस्टोल आया वो तो आप तकरीबन 40 तक या 30 तक ले आए। तो प्रेशर पल्स जो है वो इसमें भी इंक्रीज हो जाती है। ये हमने कुछ केसेस डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने बात की कि प्रेशर पल्स किस किस में जो है वो इंक्रीज हो सकती है, या किस किस में जो है डिक्रीज कर सकती है। अगर अच्छा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की डायग्राम बनाते हुए मैंने उसमें एक किंक बनाया था। एक किंक इसलिए बनाया था क्योंकि उसमें हमारा एओर्टिक वॉल्व सही काम करता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाली डायग्राम आए तो आपने इसमें कोई किंक या इंसिजरा नहीं बनाना। उसकी वजह क्या है कि आपके पास एओर्टिक वॉल्व है ही नहीं, या है तो वो क्लोज ही नहीं हो रहा। जब वो क्लोज ही नहीं हो रहा तो आपके पास जो एक चेंज आता है थोड़ा सा, वो आपके पास नहीं आएगा। और हम क्या कहें, हमें इसकी जो ग्राफ है वो सिंपल ही ड्रॉ करेंगे। ओके,
ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर पल्स की अगर हम बात करें कि ये पेरिफेरल आर्टरीज में जाता है, तो हम क्या बात करेंगे? ड्यूरिंग सिस्टोल ओनली द प्रोक्सिमल एओर्टा इनिशियली बिकम्स डिस्टेंडेड। जो एओर्टा का शुरू वाला पार्ट है वो उसमें तो खिंचाव आ गया, बिकॉज द इनर्शिया ऑफ द ब्लड प्रिवेंट्स सडन ब्लड मूवमेंट ऑफ ऑल द वे टू द पेरिफेरी। लेकिन ये जो इनर्शिया होता है, जो अपना प्रेशर होता है उसका एओर्टा का, वो अभी आगे नहीं जाने देता ब्लड को, अनटिल अनलेस के ब्लड भी उतना ही प्रेशर जो है वो अचीव कर ले। इसी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन प्रेशर हमें देखने को मिलता है। वो इंक्रीज इन प्रेशर जो है इस इनर्शिया को ओवरकम करता है, डिस्टेंशन होती है और हमारा ब्लड जो है वो आगे जाता है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर पल्स इन द आर्टरीज। अगर हम जो है इसकी वेलोसिटी देखते जाएं, तो एओर्टा में ये होती है 3 to 5 मीटर्स पर सेकेंड, लार्ज आर्टरीज में 7 to 10 मीटर पर सेकेंड और स्मॉल आर्टरीज में 15 to 35 मीटर पर सेकेंड। ये स्लो ट्रांसमिशन जो होती है एओर्टा में, वो इसी वजह से है कि इसकी कंप्लाइंस जो है वो ज्यादा होती है, यानी कि ये अपने अंदर अकोमोडेट ज्यादा कर लेगी और आगे जाने पहले शुरू शुरू में कम जाने देगी। और जो स्मॉल आर्टरीज हैं, क्योंकि उसकी कंप्लाइंस एओर्टा की निस्बत कम होती हैं और क्योंकि हमारे पास अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी आ जाता है, यही वजह होती है कि जो आर्टरीज वगैरह हैं, जो हमारे जब हाथ या हम पाँव की बात करें, तो अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से और हमारी कंप्लाइंस के कम होने की वजह से जो वेलोसिटी है वो उनमें बढ़ जाती है। अब ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये आप प्रेशर पल्स जो है इनमें देख सकते हैं कि जो हमने एओर्टा की जब बात की तो उसमें कितना रैपिड चेंज आया, फिर एक किंक हमें इंसिसरा देखने को मिला, डिक्रीज आया और फिर सो ऑन। लेकिन फेमोरल आर्टरी में भी पहले रैपिड इंक्रीज आया, उसके बाद उसने कंप्लाइंस शो कर ली और उसके बाद दोबारा से वो अपना जब प्रेशर वहाँ से गुजर गई, तो हमारे जब यानी कि पल्स वहाँ से गुजर गई, तो दोबारा से उसने अपने नॉर्मल लेवल को अचीव कर लिया। और जैसे जैसे आप पेरिफेरी की तरफ जाते हैं तो जो इंक्रीज आता है प्रेशर में वो कम होने लग जाता है। ये जो इंक्रीज है ये कम होने लग जाएगा क्योंकि हार्ट ने सबसे जोर से पंप कहाँ पर किया, हमारे एओर्टा के पास। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर का इंक्रीज देखने को मिलता है वो हमें मिलता है कहाँ पर, हमारे एओर्टा के पास। और उसके बाद क्योंकि डैम्पिंग हो रही होती है, डैम्पिंग क्या है, सारे रास्ते उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसका प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है। ऑल दो ग्रेविटी की वजह से थोड़ी वो वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, लेकिन डैम्पिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस जो है उसकी, उसके प्रेशर को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देती, थोड़ा सा बढ़ता है फिर कम हो जाता है। और कैपिलरी में तो बहुत ही थोड़ा बढ़ता है कम हो जाता है, स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा सा बढ़ता है कम हो जाता है। यही वजह होती है कि आपको कैपिलरी में पल्स क्यों नहीं फील होती। आपको पल्स वहाँ वहाँ फील होती है जहाँ पे आपको प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिलता है, कि जब आपकी जो आर्टरी है वो जब उसमें से पल्सुएशन नहीं गुजरी, आपके हार्ट की वजह से ब्लड नहीं गुजरा, तो वो एक नॉर्मल लेवल पे थी। जैसे ही हार्ट ने पंप किया उसमें से ब्लड गुजरा, उसने फौरन जो है कंप्लाइंस शो की, प्रेशर का चेंज आया और उसकी वजह से आपको एक बीट, हल्की सी एक पल्स जो है वो अब जो है शो होती है। आप उसको फील करते हैं, अपने फेमोरल आर्टरी पे हाथ रख लें या आप अपने अंगूठे के पास जो है नीचे जहाँ रेडियल आर्टरी होती है आपके पास, अंगूठे वाली साइड पे अपने हाथ में, तो वहां पे भी आप फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी चेंजेस इन द पल्स प्रेशर। ये हमने मुख्तलिफ वेव्स वगैरह देख ली, ऑल दो दे आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं वेन्स की। वेन्स का काम क्या है? वेन्स का काम यह है हमारे पास कि उसने ब्लड को पैसेज देना है और उसने साथ साथ स्टोर भी करना है ब्लड को। और पेरिफेरल वेन्स जो हैं ये पंप भी करते हैं ब्लड को फॉरवर्डली, ताकि वापस जो है हमारा ब्लड जो है हमारे उसमें आ सके, हमारे हार्ट में, और हमारा कार्डिक आउटपुट जो है वो मेंटेन रह सके। अच्छा, तो अब हम आते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर की तरफ। सेंट्रल वीनस प्रेशर हमारे पास क्या है? ब्लड फ्रॉम ऑल द सिस्टेमिक वेन्स फ्लो इनटू द राइट एट्रियम, देयरफॉर द प्रेशर इन द राइट एट्रियम इज कॉल्ड द सेंट्रल वीनस प्रेशर। आपको पता है कि सारा का सारा जब ब्लड आर्टरीज और कैपिलरीज से होके दोबारा आया वेन्स की तरफ, तो वेन्स ने अल्टीमेटली उसको कहाँ पे पहुंचाना है? राइट एट्रियम में, थ्रू विच मीन्स सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा।
तो जो राइट एट्रियम में जो प्रेशर है ना बच्चों, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो नॉर्मल राइट एट्रियम का क्या प्रेशर होगा हमारे पास, वो होता है 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और अब नॉर्मल कंडीशंस में ये जा सकता है 20 से 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हो सकता है ये सारी चीजें आपको रट्टे वाली लगें, लेकिन ये चैप्टर जो है थोड़ा सा ऐसे ही ड्राई ड्राई सा ही है। कल जो इंशाल्लाह हम चैप्टर पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम वाला, उसमें आपको इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें लोअर लिमिट की हमारे राइट एट्रियम की, तो हमारा जो प्रेशर है ये -3 से -5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक भी जा सकता है। ये लेकिन एक्सेप्शनल केसेस होंगे, जब आपका ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट की तरफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा कम हो गया। क्योंकि आपके राइट एट्रियम में भी प्रेशर किस वजह से बिल्ड होता है, जब उसमें ब्लड आता है। और अगर ब्लड बहुत ही कम आएगा तो आपका जो प्रेशर है वो गिर भी सकता है, यानी कि माइनस में भी जा सकता है। अगर हम रेगुलेशन की बात करें, ये रेगुलेशन कैसे होती है, रेगुलेशन होती है इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से, यानी कि कितना वीनस रिटर्न आया और कितना आपने पंप किया। जब आपके पास वीनस रिटर्न ज्यादा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो प्रेशर का इंक्रीज है वो देखने को मिलेगा। और लेकिन जब आप आउटफ्लो ज्यादा करेंगे, यानी कि बहुत जोर से राइट हार्ट को पंप करेंगे और सारा का सारा ब्लड जो है आपके राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, तो हम कहेंगे कि आउटफ्लो की वजह से प्रेशर का डिक्रीज देखने को हमें मिल रहा है। अच्छा, वो फैक्टर्स जो राइट एट्रियल प्रेशर को बढ़ा देते हैं वो क्या क्या हैं? ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, ब्लड का रिटर्न ज्यादा है, आर्ट्रियोल्स की डायलेशन हुई है। ये बात आपने याद रखनी है। आर्ट्रियोल जब डायलेट करते हैं तो हमारे पास जो राइट एट्रिया है उसका प्रेशर जो है हमारे पास बढ़ जाता है। इसको हम आने वाली क्लासेस में भी फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे है कि आर्ट्रियोल की डायलेशन जो है हमारे पास वो हमारे राइट एट्रिया के प्रेशर को बढ़ा रही है। और कार्डिक फंक्शन, अगर आपका यानी कि राइट वेंट्रिकल के पास प्रॉपर ब्लड जा ही नहीं पा रहा तो भी आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। और पेरिफेरल एंड रिस्पिरेटरी पंप्स की वजह भी अगर वो ज़्यादा पंप करें, यानी कि वीनस रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, तो आपके पास ये सारा कुछ देखने को मिलता है। अच्छा, लार्ज वेन्स जो होती है ना बच्चों, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है। यही वजह होती है तकरीबन इनकी रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होती है। क्योंकि अगर हम इनमें रेजिस्टेंस कॉज करवा दें तो हमारा जो ब्लड है उसने अगेंस्ट द ग्रेविटी वापस आना है हार्ट में, वो हार्ट में नहीं आ पाता। अच्छा, नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारी वेन की रेजिस्टेंस होनी तो जीरो चाहिए, लेकिन ये जीरो होती नहीं है। अब ये क्यों नहीं जीरो होती, उसको हम जो है देखते हैं कि ये जीरो क्यों नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे हमारा टाइम भी जो है वो ख़त्म हो रहा है। मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ और हम पिछली चीज़ें भी एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।